दो क्रमागत प्रथम निम्निष्टों, दो क्रमागत प्रथम निम्निष्टों। अरे बैठा लो, इतनी जगह होगी, आराम से ऐसे बैठिए इसमें। दो क्रमागत प्रथम निम्निष्टों के बीच की दूरी, दो क्रमागत प्रथम निम्निष्टों के बीच की दूरी, बीच की दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है। चौड़ाई कहलाती है। देखो भाई इधर जरा, हमेशा उल्टा होता है। कोई तुमसे पूछेगा भाई उच्चिष्ट के बीच की दूरी बताओ, तो उच्चिष्ट की दूरी जो होगी, देखो जैसे उच्चिष्ट का मतलब दीप्त अदीप्त की बात करो, कोई कहे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बताओ, तो दीप्त की चौड़ाई जब बताएंगे ना तो हम अदीप्त के बीच की दूरी निकालेंगे। और अगर तुमसे कोई अदीप्त पूछेगा तो दीप्त के बीच की दूरी निकालोगे। मैंने उस दिन भी बताया था, उल्टा होता है। अगर तो कोई तुमसे पूछ रहा है कि भाई ये दीप्त है, इसकी चौड़ाई बताओ, तो हम अदीप्त के बीच की दूरी निकालेंगे तो दीप्त की चौड़ाई आ जाएगी। ऐसे ही उच्चिष्ट निम्निष्ट में भी होता है। अब देखो उच्चिष्ट हमारा केंद्र उच्चिष्ट ऐसा बना था, याद आ रहा होगा। तो इधर जो बना है ये निम्निष्ट है, इधर जो बना है ये निम्निष्ट है। दो निम्निष्टों के बीच की दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है, वो भी प्रथम प्रथम की। अगर प्रथम और द्वितीय हो जाए, प्रथम और द्वितीय निम्निष्ट के बीच की दूरी जो वो इसकी उच्चिष्ट निम्निष्ट की, प्रथम और द्वितीय निम्निष्ट के बीच की दूरी द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाएगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्योंकि उल्टा ही होता है इसमें। अगर केंद्रीय उच्चिष्ट की निकालेंगे तो निकाल तो उच्चिष्ट की रहे हैं, लेकिन निकालेंगे निम्निष्ट की। ऐसे ही अगर द्वितीय उच्चिष्ट की पूछेगा, क्योंकि दोनों के एग्जाम में पूछ रखी है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, थोड़े बहुत में नहीं आया, 5 नंबर में आया कि इसके केंद्रीय उच्चिष्ट के बनने की व्याख्या कीजिए और सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जो होती है वो द्वितीय उच्चिष्ट की 2 गुनी होती है। ऐसे करके क्वेश्चन आया था पूरा। तो इसकी भी निकाली, इसकी भी निकाली, फिर दोनों की तुलना करके दिखाई कि केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो द्वितीय उच्चिष्ट से 2 गुनी है। ये चीज़ है, तो हम इसके लिए भी अलग से निकालेंगे। अभी फिलहाल इसकी निकाल लें। तो इसके निकालने का तरीका ये है कि हमारा जो कुछ डायग्राम आया था वो कुछ ऐसा आया था। कुछ इस तरीके से हमारा ये सोर्स लगा है, जो हम कल से चित्र बनाने पे लग रहे हैं, यही है। तो देखो केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा कैसे, केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा ऐसे। तो अभी हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है बाई, और याद रखना वो आधी चौड़ाई होगी। देखो हम बाई का मान निकाल देंगे तो ये आधी चौड़ाई होगी। जैसे हमें बाई का मान निकल जाएगा तो हम उसके 2 से गुणा कर देंगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कुल चौड़ाई आ जाएगी। समझ गए। तो बाई का मान निकालना है, ये बाई है, ये डी है, ये ए है, और ये जो है हमने यहाँ से एंगल डाला था ये थीटा है। याद आ रहा है। ये सब चीज़ें हमने, ये चित्र दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, वही वाला काम करेगा तुम्हारे पास जो है। ठीक है, बस हम थोड़ी सी लाइन लिखने वाले, नई लाइन से, कि माना ये केंद्रीय उच्चिष्ट की अर्ध चौड़ाई ऐसे करके, या ऐसे कहेंगे कि माना पर्दे के मध्य बिंदु ओ से, ये कुछ माना है कि हमने ओ, ये देखो, अरे सुनो इधर, माना पर्दे के मध्य बिंदु ओ से बाई दूरी पर प्रथम निम्निष्ट बनता है, निम्निष्ट बनता है, ये यहाँ बन रहा है, निम्निष्ट बन रहा है। तो इसकी चौड़ाई हम निकाल लेंगे। जब वो बाई का मान आ जाएगा तो हम उसका 2 गुना कर देंगे तो कुल चौड़ाई आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं। हमें बाई का मान निकालना है, बाई का मान जो होगा वो आधी चौड़ाई आएगी, उसको 2 गुना कर देंगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कुल चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो निकाल वो लिखेंगे इसमें हम, माना स्लिट ए बी की चौड़ाई, माना स्लिट ए बी की चौड़ाई, हाँ, स्मॉल ए है, स्लिट ए बी की चौड़ाई स्मॉल ए है, इन स्लिटों से डी दूरी पर
इन स्लिटों से डी दूरी पर एक पर्दा रखा है। एक पर्दा रखा है जिस पर प्रकाश किरणों का व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है यदि पर्दे के मध्य बिंदु O से बाई दूरी पर प्रथम निम्नलिखित बनता है। तब में आ जाएगा, तब त्रिभुज, ये तो A था, ये B था, ये N था, यहाँ हमने माना था शायद C माना था। त्रिभुज COP में ले रहे हैं पहले हम tan थीटा इसमें ले रहे हैं पूरे में। यहाँ से देखो CPO में, इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं, तो ये लंब है, ये आधार है। tan थीटा बराबर बाई अपॉन डी, लंब बटे आधार। समीकरण नंबर 1, त्रिभुज ABN में साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा बराबर जो है वो, ये तो लंब हो जाएगा BN और AB, तिरछे गुणा कर देंगे तो BN बराबर जो है वो AB साइन थीटा आ जाएगा, और BN बराबर जो है वो A साइन थीटा आ जाएगा। तो A साइन थीटा बराबर जो है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, देखो चित्र में, अरे सी तो ये केंद्र, यहाँ की दूरी है, यहाँ की बिंदु है वो। A साइन थीटा बराबर BN, यह है समीकरण नंबर 2। हम कहेंगे कि निम्नलिखित के लिए प्रथम की बात कर रहे हैं हम, प्रथम निम्नलिखित के लिए, कल भी किया था ये, प्रथम निम्नलिखित के लिए पथांतर लैम्डा बाई 2 इंटू 2 होता है। देखो समगुणज होता है, तो समगुणज होता है तो मतलब, तो ऐसे लिखो, लैम्डा बाई 2 का समगुणज होता है, मतलब BN बराबर जो है वो 2N अपॉन 2 है, जहाँ देखो, जहाँ N बराबर जो ना 1 लगाएंगे प्रथम के लिए, समझ में आ रहा है, N बराबर 1, क्योंकि तो हमने सामान्य फॉर्मूला लिख दिया है, N बराबर 1 लगाएंगे प्रथम के लिए, क्योंकि हम पहले निम्नलिखित की बात कर रहे हैं यहाँ। तो BN का मान कितना मिल जाएगा हमें, BN बराबर जो है वो 2 गुणा 1 लैम्डा बाई 2, यानी कि इससे कैंसिल हो गया। BN बराबर क्या मिल गया हमें, सिर्फ लैम्डा मिल गया। समीकरण 2 में लगा दो, समीकरण 2 से A साइन थीटा बराबर जो है वो आ गया लैम्डा, और साइन थीटा बराबर क्या आ गया, लैम्डा अपॉन A। समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 1 आ गई है, ये समीकरण नंबर 3 आ गई है। अब हम कहेंगे चूंकि कोण बहुत छोटे हैं, इसलिए tan थीटा बराबर साइन थीटा। tan थीटा की वैल्यू लगा दो, बाई अपॉन डी बराबर
लैम्डा अपॉन ए, तिरछी गुणा कर दो तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा डी अपॉन ए। देखो पिछली बार जो मान आया था ना हमारे पास उसमें दीप्त अदित में, तो लैम्डा डी अपॉन डी हुआ करता था, डी स्मॉल डी होता था, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी। अब का यहाँ ए माना है तो बस ये आ गया इतना। लेकिन ये बाई जो मान आया है ना, वो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई आई है। क्या ये केंद्रीय उच्चिष्ट की अर्ध चौड़ाई आई है। तो हम जब कुल चौड़ाई निकालेंगे तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे केंद्रीय, हाँ जी, उच्चिष्ट की कुल चौड़ाई, कुल चौड़ाई, और वो कितनी हो जाएगी, 2 बाई, ये तो हो जाएगी 2 बाई। तो फिर दोबारा से लिख देंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की कुल चौड़ाई, और कुल चौड़ाई 2 गुणा बाई की वैल्यू लगा देंगे, कितना, 2 लैम्डा डी अपॉन ए हो जाता है। ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई आई है। अब हम निकालेंगे द्वितीयक उच्चिष्ट की। तो केंद्र की जगह जो है अगला हेडिंग तुम्हारा आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना, जरा सुन लो इधर, द्वितीयक उच्चिष्ट जो निकलता है वो पहले और दूसरे के बीच की दूरी निकालेंगे हम, पहले और दूसरे के बीच की दूरी। समझ में आ रही क्या हो रहा है, पहले दूसरे के बीच की दूरी निकालेंगे, जो भी होगा वो द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी। फिलहाल इसे बता लो। ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक है। tan थीटा बराबर मान कैसा आया है, हाँ ये है तो त्रिभुज है। उसमें दूरी निकाल रखी होगी ना, बीच में भी ले रखी होगी। तुम अपने चित्र में देखो, ये तो मैंने ऐसे ही रफ चित्र बनाया ना करने के लिए। समझ सही है ना, जिस दिन ये परिवर्तन की परिभाषा हो रहा है, जिस दिन चित्र हो ना उस दिन ये आर्टिकल हो, लेकिन वो दिन पलट जाता है ना, तो चित्र पीछे पहुंच चुका होगा, तुम्हारा भी 2-3 पेज पीछे। एग्जाम में तुम्हें चित्र वही बनाना है। वो देख के ऐसे रहते हैं ना, शेयर वेयर करें तो कहा दुनिया में दूसरों को पता चले बेचारों को। पहुंच नहीं रहा लोग, वहाँ नहीं पहुंच, उन लोगों को पहुंचा जिन पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लेंगे 2 क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत निम्निष्ठों, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की, सॉरी केंद्रीय नहीं, द्वितीयक उच्चिष्ट की, द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है। बीच की दूरी द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है। देखो इधर, और ऐसे लिखेंगे हम कि निम्निष्ठ का प्रतिबंध, देखो भाई निम्निष्ठ से निकाले हम, निम्निष्ठ का प्रतिबंध था ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा से, क्या बोले यार, साइन थीटा बराबर एन लैम्डा अपॉन ए, ठीक है जी, साइन थीटा बराबर एन लैम्डा अपॉन ए, बोलो मत यार, फॉर्मूला यहां से लगाएंगे tan थीटा बराबर बाई अपॉन डी, इसलिए tan थीटा बराबर साइन थीटा, y अपॉन डी, सुनो इधर, y अपॉन डी बराबर एन लैम्डा अपॉन ए, तिरछी गुणा कर देंगे, y बराबर एन लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है जी। और इसे नाम इसे y की जगह हम कहेंगे एन वी, एन वे मान के लिए इसे बाई की जगह ना बाई एन कर देते हैं ताकि तुम्हें लिखने में दिक्कत ना हो, ऐसे।
अब ये निम्नलिखित की एनवी कंडीशन है। एनवी कंडीशन का मतलब है कि n बराबर 1 लेंगे तो पहला निम्नलिखित की स्थिति है, 2 लगाएंगे तो दूसरे की है, तो हम एक बार 1 लगाएंगे, एक बार 2 लगाएंगे। एक और बात याद रखना, परिभाषा जो लिखी है तुमने वो लिखी है 2 क्रमागत निम्नलिखित की। तो 2 क्रमागत जरूरी नहीं है पहला दूसरा हो, तुम 23वां ले लो तो फिर 24वां लेना पड़ेगा। अगर तुम 100वां लोगे तो या तो 99वां लो या 101वां लो, यानी कि ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना, कोई सा भी लेना है, लेकिन 2 क्रमागत लेने, कोई से भी ले लो। तो हम यहाँ नॉर्मल से क्रमागत हमारा 1 और 2 ही रहेंगे। तो हम कहेंगे प्रथम निम्नलिखित के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम निम्नलिखित के लिए बाई 1 हो जाएगा और लैम्डा डी अपॉन ए हो जाएगा। द्वितीय निम्नलिखित के लिए क्या हो जाएगा, देखो द्वितीय निम्नलिखित के लिए बाई 2 हो जाएगा, 2 लैम्डा डी अपॉन ए हो जाएगा। हम कहेंगे द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई, और देखो द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी, बाई 2 में से बाई 1 घटा देंगे हम, बाद वाले में से पहले वाला निम्नलिखित घटा देंगे तो द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई मिल जाएगी। तो ये तो लाइन ऐसे लिख दोगे, और बाई 2 की वैल्यू है 2 लैम्डा डी अपॉन ए माइनस के लैम्डा डी अपॉन ए, क्या बचेगा, लैम्डा डी अपॉन ए। यहाँ लिख देंगे द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई, पूरा ऐसे करके। अब जरा तुम ध्यान से देखो, यह है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, कितनी है 2 लैम्डा डी अपॉन ए, और यहाँ कितनी है लैम्डा डी अपॉन ए, कौन सी ज़्यादा है, केंद्रीय वाली। तो हम कहेंगे इस प्रकार, देखो यहाँ से एक लाइन लिखनी है, ये जो 5 नंबर में क्वेश्चन आया था उसकी बात बता रहा हूँ मैं। इस प्रकार केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की 2 गुनी होती है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई दुगनी आई थी द्वितीय उच्चिष्ट से। तो हम कहेंगे इस प्रकार केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई की 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। ये लाइन सेम ऊपर वाली उतार देना यहाँ, और यहाँ भी यही वाली उतरेगी तीनों, तो लास्ट में ये लिखना है। अब ये और सुनो उधर, यहाँ तक तुम्हारे पास विवर्तन वाला टॉपिक खत्म हो गया है। दोबारा से एक बार दिमाग में रिवाइंड करो कि विवर्तन में तुमने अब तक क्या किया हुआ है। विवर्तन में एक तो तुमने लिखी है परिभाषा, विवर्तन का तुमने बनाया चित्र, और चित्र के हिसाब से तुमने 3 परिभाषाएं लिखी हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट के बनने की व्याख्या, निम्नलिखित के बनने की व्याख्या और द्वितीयक उच्चिष्ट के बनने की व्याख्या। ठीक है, इतना करने के बाद में फिर किया है हमने व्यंजक, तो केंद्रीय उच्चिष्ट का व्यंजक निकाला है और द्वितीयक उच्चिष्ट का निकाला है। व्यतिक्रमण पीछे निकल तो गया है। हाँ, अब सुनो इधर, अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने नंबर में आता है, तो कभी भी सारा विवर्तन एक साथ नहीं आता है, समझ गए, कुछ भी 1 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, मतलब मैक्सिमम मैंने हम यहाँ जो करवा रहे हैं वो तुम्हें कंप्लीट बड़े से बड़े नंबर की तैयारी करा रहे हैं कि कुछ भी पूछ लेगा आएगा इसी में से ही। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है जब तुम पढ़ोगे तुम्हें खुद भी दिखाई दे जाएगा। विवर्तन किसे कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट के बनने की व्याख्या कीजिए, ऐसे जोड़ देते हैं। विवर्तन किसे कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट, द्वितीयक उच्चिष्ट और निम्नलिखित के बनने की व्याख्या कीजिए, तीनों चीजें पूछ लेगा। और याद रखना व्याख्या में सिर्फ व्याख्या करनी है, ना कि व्यंजक लिखना है। फिर क्वेश्चन दिया ऐसा करके कि विवर्तन किसे कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट के बनने की व्याख्या कीजिए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक स्थापित कीजिए। मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट की ही व्याख्या करवा रहा है, उसकी जो हिंदी लिखवाई थी, और केंद्रीय उच्चिष्ट का व्यंजक निकलवा रहा है। ये क्वेश्चन क्या है यार, व्याख्या और व्यंजक, हाँ व्याख्या हो गई, व्यंजक आर्टिकल हो गया तुम्हारा जो कर रहे हो यहाँ सूत्र स्थापित कर रहे हो, ये भी कोई बात है। चलो कोई बात नहीं, पूछ लिया तो। अरे ओ अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कैसे क्या होता है तो मुझे कबूतर बताना है, समझिए, ये मतलब नहीं है कि मुझे तो पता है, कोई बात नहीं। हाँ, और ऐसी ये बात नहीं होती है, बड़े बड़े 30 मार्क का जितने भी होते हैं ना भाई साहब, वो ऐसी गलती कर खाते हैं जो सोच भी नहीं सकते कि यार हमसे ऐसी ऐसी गलती भी हो सकती है। बड़े बड़े टॉपर, दिमाग कहीं चल रहा होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में मारे जाते हैं बेचारे। तो कोई बात नहीं, अब मेरी भी सुन लो। क्वेश्चन जो आ रखा था वो अब ये भी आ रखा था, यानी कंप्लीट यहाँ तक भी करवा दिया कैसे
कि विवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसा करके सिद्ध कीजिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई की 2 गुनी होती है। तो फिर क्या करोगे, वो वाला भी करोगे, ये वाला भी करोगे, और लास्ट में ये लाइन भी लिखोगे। और इसे समीकरण मान लेना चाहो तो, कि इसे तुम 1 मान लो और इसे 2 मान लो, कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई की 2 गुनी होती है, ऐसा करके। समझ में आ रहा है? विवर्तन खत्म हो गया है। व्यतिकरण के नियम लिख देंगे जरा, ये टॉपिक थोड़ा सा पहले रह गया था, 2-3 नियम है। व्यतिकरण के नियम इसमें लिखेंगे, यह निम्नलिखित है। नहीं, वो अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने मानक रख रखे थे। व्यतिकरण के नियम यह निम्नलिखित है। नंबर 1 ना, ऐसे नंबर 1 ऐसे लिखेंगे। व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण के लिए तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। मतलब समान नहीं होगी तो व्यतिकरण नहीं होगा, कहने का मतलब यह है। तो वो नियम लिख रहे हैं हम कि किस कंडीशन में व्यतिकरण होता है। ये एक बार पूछ लिए थे नियम ना। आवृत्ति समान होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, तरंगों का प्रारंभिक आयाम लगभग समान होना चाहिए। लगभग समान होने का मतलब है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो ना तो चल जाएगा। नंबर नेक्स्ट, तरंगों की कला, कला नियत रहनी चाहिए। कला नियत रहनी चाहिए, अर्थात तरंगों के मध्य प्रारंभिक कलांतर, अर्थात तरंगों के मध्य प्रारंभिक कलांतर नियत होना चाहिए। प्रारंभिक कलांतर नियत होना चाहिए। नियत होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, देखो यहां से ये देखना जरा, बीटा बराबर जो फॉर्मूला था वो लैम्डा डी अपॉन डी था। डी स्लिटों के बीच की दूरी थी, ये पर्दे की दूरी थी, और ये तरंग दे दिया तो चलो ठीक है जो भी है। इन दो पे भी निर्भर करेगा, इन दो का निर्भर करेगा, मतलब अच्छी फ्रिंज अगर जो बनानी है, चौड़ी फ्रिंजें जब बनेंगी तो पर्दे की दूरी जो है ये अधिक होनी चाहिए, और स्लिटों के बीच की दूरी जो है वो कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है और ये इसके सीधा अनुक्रमानुपाती है, सीधा सीधा है। तो ये दोनों लिख रहे हैं। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए। स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, स्लिटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। स्लिटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। जी प्रकाश का ध्रुवण, ये ज्यादातर तुम्हारे सिलेबस में बच चुका है, बचा हुआ है, बस तुम्हारी भाषा लिख रहे हैं। प्रकाश का ध्रुवण अभी लिखेंगे, प्रकाश का ध्रुवण। देखो ध्रुवण क्या होता है, अब तक जो तुम प्रकाश बना रहे थे, सुन लो एक मिनट जरा, अब तक जो तुम प्रकाश देख रहे थे तो प्रकाश का चित्र ही तुम ऐसा बनाते थे, याद आ रही है?
प्रकाश का कभी भी हम चित्र बनाते हैं वो इस तरीके का ही बनाते हैं कि इसमें ये हमारे प्रकाश तरंगे हैं। ये प्रकाश तरंगे जो है ना, इन्हें प्रकाश के विद्युत वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर टाइप से होते हैं ये, प्रकाश के विद्युत वेक्टर होते हैं और ये सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब में कंपन करते हैं। अगर हम इसके आगे कोई एक ऐसा प्रिज्म लगा दें, निकोल प्रिज्म या कोई क्रिस्टल वगैरह ऐसा लगा दें कि ये बाकी सारे जो है इनके वेक्टरों को रोक दें और किसी एक ही वेक्टर को आगे निकलने दें, या तो ये वाले निकाल दे या कोई एक लाइन वाले, मतलब या तो ये वाले निकल जाएं या यही वाले निकल जाएं, मतलब बाकी सबको रोक ले, वाले निकाल दें। ऐसा क्यों होता है? समझ में आ रहा है? तो अगर ये 100 किरणें होंगी तो उधर 100 नहीं पहुंचेंगी, उधर ऐसे 20-30 पहुंचेंगी, अटक कर रुक जाएंगी। ये होता है और ये सिर्फ प्योर एक ही दिशा में कंपन करने वाले वेक्टर होते हैं, तो ये कहलाता है ध्रुवित प्रकाश। ये है निकोल प्रिज्म, निकोल क्रिस्टल का नाम है निकोल प्रिज्म, या टूर हो सकता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी हो सकता है, विशेष कटिंग हो सकती है। परिभाषा यह है कि जब किसी समतल अध्रुवित प्रकाश को किसी निकोल प्रिज्म से या टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो उसके विद्युत वेक्टर एक ही दिशा में कंपन करने लगते हैं। इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। समझ गए? ध्रुवण का मतलब होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब कि किसी एक दिशा में हमने उसे ध्रुवित कर दिया, बाकी सारी चीजें इसमें रुक जाती हैं। ये पीछे जितने में सब रुक जाएंगे, सिर्फ एक ही दिशा वाले कंपन करेंगे वेक्टर। परिभाषा लिखेंगे, जब किसी समतल प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है। निकोल प्रिज्म लिख दो या क्वार्ट्ज क्रिस्टल लिख दो। निकोल प्रिज्म या क्वार्ट्ज क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो उसके विद्युत वेक्टर एक ही दिशा में कंपन करने लगते हैं, तो उसके विद्युत वेक्टर एक ही दिशा में कंपन करने लगते हैं। कंपन करने लगते हैं। इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। देखो, ये प्रकाश की 5वीं घटना है, याद रखना। 5 घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तुम लास्ट घटना पढ़ लो, 5वीं घटना। पहली घटना ये बताती है कि प्रकाश का माध्यम चेंज नहीं होगा ना, तो वो जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलेगा। पहली घटना परावर्तन। दूसरी घटना है कि अगर जो माध्यम बदलेगा तो उसकी चाल भी बदल जाएगी। ये दूसरी घटना है प्रकाश की कि किसी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम प्रकाश करने जाती है तो उसकी चाल, दिशा विशा वगैरह सब बदल जाती है। तीसरी घटना व्यतिकरण, वो प्रकाश के तरंग होने की पुष्टि करती है कि प्रकाश किरणें जो होती है वो तरंग होती है, ना कि कण होती हैं। चौथी घटना वो बताती है कि प्रकाश जो होता है ना किनारों पर से मुड़ के चलता है। विवर्तन जो अब तक तुमने पढ़ा है कि प्रकाश किरणें जो होती हैं वो अपने किनारों पर से मुड़कर चलती हैं। और जो ये 5वीं घटना है, ये प्रकाश के अनुप्रस्थ होने की घटना की पुष्टि करती है
दो प्रकार की तरंग होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें। तो प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होती हैं, वो ध्वनि तरंग होती हैं। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कोई पूछेगा, अभी हम लिखेंगे भी, कोई पूछेगा प्रकाश की ध्रुवण की घटना क्या प्रदर्शित करती है, तो हम कहेंगे प्रकाश की ध्रुवण की घटना तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करती है। ये होता है। व्यतिकरण जो है वो ये बताता है कि प्रकाश तरंग होता है, तो तरंगें तो दो प्रकार की होती हैं, कौन सी होंगी, अनुदैर्ध्य जो सीधी चलती हैं, और अनुप्रस्थ जो इस तरीके से चलती हैं। तो ये तरंगें जो होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, प्रकाश तरंगें। ये ध्रुवण से पता चला था। चित्र बना लो।